Now students, we are learning long form of modern periodic table. लॉन्ग फॉर्म हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आज तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं उन सबको जगह दी गई है। सारे एलिमेंट्स को इसमें क्लासिफाई किया गया है, इसीलिए इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया उसके पीछे क्या लॉजिक था, किसने बनाया, जानते हैं। जब हमने देखा न्यूलैंड्स ने डॉबरिनर ट्रायड्स बनाए, डॉबरिनर ट्रायड्स बनाए, न्यूलैंड्स ने न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स बनाए। देन उसके बाद मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल सामने रखा। उन सब के एक्सपेरिमेंट्स के बाद में हेनरी मॉसले ने काफ़ी सारी स्टडीज़ की और 1913 में अपने केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस करके और जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में लिमिटेशंस थी, जो ड्रॉबैक्स थे, उनको भी स्टडी किया और ये कंक्लूड किया कि अगर हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है तो एटॉमिक मास को न देखते हुए एटॉमिक नंबर पे फोकस करना पड़ेगा। उन्होंने एटॉमिक नंबर को क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया, राइट। एंड क्यों उन्होंने एटॉमिक नंबर को क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया? क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें कोई भी एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का Na सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11। ओके, 11 एटॉमिक नंबर है, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 11 ही प्रोटॉन्स हैं। जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। केमिकल रिएक्शन का बेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। चाहे वो सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो या कोई भी एलिमेंट हो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। ये एक्सप्लेन करते हुए हेनरी मॉसले ने ये पूरा क्लासिफिकेशन डिजाइन किया और अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सामने रखा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो भी हमने डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक number. Periodic function means they will get repeat after a particular time. जैसे लिथियम से अगर बेरिलियम जाते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आफ्टर मीन्स 8 एलिमेंट अगेन सोडियम हमें मिलेगा। देन आफ्टर 8 एलिमेंट्स पोटेशियम मिलेगा। देन आफ्टर 18 एलिमेंट्स रुबीडियम मिलेगा। इस तरीके से हमको आफ्टर पर्टिकुलर टाइम सेम एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज मिलते हैं। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने क्या कहा? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उन्होंने एटॉमिक नंबर को अपनी स्टडी का बेसिस बनाया। एटॉमिक नंबर क्यों? Because atomic number gives us the number of electrons. इनके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें अगर हम, इन्होंने 18 ग्रुप्स बनाए हैं। 18 वर्टिकल ग्रुप्स हमारे सामने हैं, ओके, एंड 7 पीरियड्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो बनाई है, 7 पीरियड्स बनाए हैं। उसकी स्टडी अगर हम ध्यान से देखें, पहले हम ग्रुप्स में स्टडी कर लेते हैं। इन्होंने पहले 2 ग्रुप्स को, लाइट मेटल्स को पहले 2 ग्रुप में रखा। पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स, दूसरा ग्रुप अल्कली अर्थ मेटल्स। देन बीच में
ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक अगर हम कहें तो उसमें किस तरीके का क्लासिफिकेशन है। जो हम ये जिगजैग लाइन देख रहे हैं ये मेटलॉइड्स हैं, सेमी मेटल्स हैं, यहाँ से यहाँ तक हैवी मेटल्स। देन ग्रुप 13 में और 14 में जिगजैग लाइन के नीचे ये नॉर्मल मेटल्स हैं, जिगजैग लाइन मेटलॉइड्स है, दैट इज सेमी मेटल्स। जिगजैग लाइन के ऊपर अगर हम देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन अदर एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। लास्ट ग्रुप हम देखेंगे ग्रुप 18 दैट इज जीरो ग्रुप और नोबल गैसेस का ग्रुप है। जैसे हमने मेंडलीफ के टेबल में पढ़ा था कि उन्होंने भी इस तरीके का क्लासिफिकेशन किया था, नोबल गैसेस को अलग से जगह मिल जाएगी, इसीलिए मॉडर्न पीरियड टेबल में नोबल गैसेस को अलग से रखा गया है इन ग्रुप 18। ओके, देन हम देखते हैं कि यहाँ पे 57 से 71 रखा गया है एंड 89 से 103। ये एलिमेंट्स को पीरियड टेबल से अलग रखा गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स से डिफर करती हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लैंथेनियम, इसलिए इस सीरीज का नाम लैंथेनाइट रखा गया। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिनियम, इस सीरीज का नाम एक्टिनाइट रखा गया। ये दोनों सीरीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की सीरीज हैं, इसलिए इनको इनसे अलग रखा गया है। सो हियर वी सी अगेन वंस अगेन, पहले लाइट मेटल्स, बीच में हैवी मेटल्स, देन नॉर्मल मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स एंड देन इनर्ट गैसेस। इनकी स्टडी में हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व हो गए, जस्ट बिकॉज हमने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। अगर हम देखें 1 हाइड्रोजन, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, then 6 7 8 9, 11 12, then 13 14 15 16 17 18, then come here 19 20। इस तरीके से एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। अगर हम रिवाइज करें मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे, तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स को प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही थी। क्यों नहीं मिल पा रही थी आइसोटोप्स को प्रॉपर जगह? क्योंकि दैट वाज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ले लिया है, दैट मींस आइसोटोप में दोनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। जो हमने पढ़ा था कि क्लोरीन 35, क्लोरीन 35, एटॉमिक मास उसका 35 एंड 37 था, राइट। एटॉमिक मास डिफरेंट था लेकिन उनका एटॉमिक नंबर दैट इज 17 एटॉमिक नंबर सेम है, तो दोनों आइसोटोप एक ही प्लेस पे आ जाते हैं। क्लोरीन आइसोटोप्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया गया बाय द कॉन्फ़िगरेशन, बाय क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। बाद में दूसरा प्रॉब्लम था रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। कोबाल्ट और निकल का हमने पढ़ा था कि कोबाल्ट को निकल के पहले रखा गया था, क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक मास डिफरेंट था। ये एक प्रॉब्लम था कि कोबाल्ट को निकल से पहले क्यों रखा गया था। वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था लेकिन प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिस वजह से उनको रखना पड़ा था मेंडलीफ को, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गई जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखा है, तो हम देख सकते हैं। और तीसरा प्रॉब्लम ये भी था कि आयरन को बहुत अलग रखा गया था कोबाल्ट और निकल से। यहाँ अगर हम देखें आयरन, कोबाल्ट, निकल, उनको एक ही सीरीज में भी रखा गया है, उनकी प्रॉपर्टीज भी उनके एटॉमिक नंबर से क्लियर हो जाती हैं।
इसके बाद एक और प्रॉब्लम थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, दैट वाज ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल रही थी। यहाँ पे हाइड्रोजन को सबसे टॉप, सबसे अलग ऊपर स्पेस दी गई है विद अल्कली मेटल्स, और हाइड्रोजन को एक तरीके से पीरियोडिक टेबल के अलग ही रखा गया है, उसकी पोजीशन अलग लाइट मेटल्स के साथ डिफाइन कर दी गई है। सो हाइड्रोजन की पोजीशन का प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है, उसके आइसोटोप्स का भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, उसको यहाँ पे अलग पोजीशन दे दी गई है। सो अगर हम देखें तो ओवरऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करते हुए सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन की तरीके से यूज किया जाता है। हेनरी मॉसले ने जो पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया उसमें उन्होंने 7 पीरियड्स रखे थे, राइट। 7 पीरियड्स में उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, अगर हम देखें पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट रखे गए, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दूसरे पीरियड में और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स को जगह दी गई, 2 इधर एंड 6 इधर। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स को रखा गया, ये फोर्थ पीरियड और ये फिफ्थ पीरियड। देन सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स रखे गए और सेवेंथ पीरियड जैसे हम देख रहे हैं वो इनकम्प्लीट रखा गया। नाउ स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने ये जाना कि उसमें टोटल 7 पीरियड्स थे, ठीक है। 7 पीरियड्स में किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करने वाले हैं वो हम अभी देखते हैं। हम सबसे पहले पीरियड्स की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल रोज। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे हम जानते हैं 7 पीरियड्स हैं, सभी पीरियड्स में जो वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज है वो एक जैसा ही है। हम अपनी कुल मिला के यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात हम पहला कैरेक्टरिस्टिक जो स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल, दैट इज वैलेंस शेल ऑफ द एटम। जैसा आपने पढ़ा होगा कि एटम के लास्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। ओके, एटम का जो लास्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर सोडियम का वैलेंस शेल देखते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो तीसरा शेल होता है लास्ट शेल, वैलेंस शेल, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लास्ट शेल में। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में आर्गन आता है, आर्गन के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने कैसे बनाया? इसके एटॉमिक नंबर से, जो ये हमको यहाँ पे 11 12 13 14 दिया गया है, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे ही हमने बनाया है। सो एटॉमिक नंबर 11 है, 11 से हम बना सकते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल्स में कॉन्फ़िगर्ड है, कैसे उनको रखा गया है, फॉलोइंग द बोर्ड्स मॉडल। दैट इज पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में कितने आएंगे, तीसरे शेल में कितने आएंगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द बोर्ड्स मॉडल। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 एंड रिमेनिंग इन द लास्ट ऑर्बिट 281, 282, 283, 284
285, 286, तो 16, 286, 17, 287, 18, 288। क्लियर। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक पीरियड में while going from left to right एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब 12, फिर 13। ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हम इसको कहाँ रख रहे हैं, लास्ट ऑर्बिट में रख रहे हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी के बारे में, इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या कह सकते हैं, दैट व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट number of valence electrons keep on increasing. Number of valence electrons keep on increasing. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी किसको कहते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हेन वी टॉक अबाउट वैलेंसी, वैलेंसी को हम समझ सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन लूज और गेन, कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है टू ऑब्टेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसको हम कहते हैं उस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी, उस एटम की वैलेंसी। जैसे सोडियम, सोडियम का हमने पढ़ा 281 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन यानी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसके पास अब रह गए 2,8, स्टेबल हो गया, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। मैग्नीशियम, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2, तो इसका हो गया 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। एल्यूमिनियम 283 है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। सिलिकॉन, इसका 284 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 2,8। फास्फोरस, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, वो ऑक्टेट पूरा करना है। इनका मेन मकसद होता है हमारे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होना। 4 थे, 4 तक वो लूज कर सकते हैं या शेयरिंग कर सकते हैं, 5 हो गए, 5 के 5 लूज नहीं कर सकते, वो 3 गेन कर लेंगे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल में पूरा करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ऐसे ही सल्फर 286, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्लोरीन 287, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आर्गन कंप्लीट है 288, इसलिए उसको उसकी वैलेंसी 0, राइट। तो अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो पहले तो ये इंक्रीज होती है फ्रॉम 1 to 4, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कितने कर सकते हैं, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। बाद में फ्रॉम फास्फोरस टू आर्गन वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसीलिए उनकी वैलेंसी डिक्रीजिंग में दिखाई है, 3, 2, 1 एंड देन 0। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आधारित एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की जब हम बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस और उसके बाहर के पूरे शेल्स को, यानी पूरा का पूरा एटम। ये पूरा जो एटम हमको दिख रहा है उसका एटॉमिक रेडियस। ओके, हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो एटम बड़ा होता जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एक पीरियड में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ एक एक प्रोटॉन भी बढ़ता है न्यूक्लियस में, राइट। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज
और न्यूक्लियस के बाहर नेगेटिव चार्ज। उन दोनों चार्जेस में, प्लस और माइनस के चार्जेस में जो अट्रैक्शन होता है, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो आउटर शेल होता है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है एंड एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ पे हमने एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर के साइज में बताई है। सोडियम की 186, मैग्नीशियम की 160, एल्यूमिनियम की 143, सिलिकॉन की 118, phosphorus 110, sulfur 104, chlorine 99. So if we compare 186 with 99, almost half हो जाती है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, राइट। तो अगर हम देखें उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि उनका एटॉमिक रेडियस बिल्कुल हाफ हो जाता है comparative to first element. That means atomic size while going from left to right keep on decreasing. But if we talk about last element of zero group, argon, या कोई भी zero group का element अपने respective period में अपने halogen atom से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो smallest नहीं होता है। अपने period में biggest atomic size में फर्स्ट एलिमेंट होगा और हेलोजन एटम स्मॉलेस्ट होगा। बट जो जीरो ग्रुप का जो नोबल गैस एलिमेंट होगा वो हेलोजन से थोड़ा सा बड़ा होगा बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पूरे 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं, इसीलिए उनका आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों फोर्सेस की वजह से बैलेंस रहते हैं वो, और वो बिल्कुल स्क्वीज नहीं हो जाते हैं, वो अपने हेलोजन एटम से थोड़े से बड़े साइज में रहते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मेटालिक कैरेक्टर। अब जब हम मेटालिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, हम पीरियोडिक टेबल को थोड़ा रिमाइंड करते हैं। हमने पढ़ा था जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑब्वियस है कि मेटल्स लेफ्ट में थे एंड मेटल टू नॉन मेटल हम आगे बढ़ रहे थे, राइट। तो अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, पहले मेटल्स होते हैं, फिर हमको मेटल यानी सेमी मेटल मिलते हैं, फिर हमको नॉन मेटल्स मिलते हैं। दैट मींस व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि इनकी वैलेंसी पर ही इनका कैरेक्टर डिपेंड करता है। जब ये वैलेंसी 1 to 4 हो रही है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, दैट मींस वो मेटल्स है। फिर सेमी मेटल जो जिसकी वैलेंसी 4 है, राइट, जिसकी वैलेंसी, जब ये वैलेंसी 1 2 3 है तब ये मेटल्स की तरह है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। जिसकी वैलेंसी 4 है वो मेटल नहीं है, वो सेमी मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा, वो शेयरिंग करता है, इसीलिए मेटलॉइड है। देन ये है नॉन मेटल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे क्योंकि ये इनकी वैलेंसीज 5 6 और 7 है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 5 6 7 है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए ये कहलाएंगे नॉन मेटल्स। ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूजर्स, ओके, ये मेटलॉइड, ये इलेक्ट्रॉन गेनर्स, नॉन मेटल्स। तो इसको हम स्टडी इस तरीके से कर सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस लिखा है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, कि हम जो हम वर्ड्स में बोल रहे हैं उसके लिए प्रॉपर्टी, उसका नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना। कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ से कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, बाद में वो गेन करता जा रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहें तो वो इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की
नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। जैसे हमने पढ़ा मेटल्स, मेटलॉइड, नॉन मेटल, ये हमने क्लासिफाई कर लिया। अब हम उनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे। इनकी रिएक्टिविटी भी डिपेंड करती है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे इनकी वैलेंसी है, राइट, वैसे ही हम इनकी रिएक्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं। जिसकी वैलेंसी कम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। मेटल में अगर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, देन दो इलेक्ट्रॉन को लूज करना थोड़ा हार्ड है, और तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करना और भी हार्ड है। इसीलिए ये जो एलिमेंट है मेटल्स में वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। सिलिकॉन की बात करें, वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है इस ग्रुप में। जब हम आगे जाते हैं इस पीरियड में, जब हम आगे बढ़ते हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो सबसे कम वैलेंसी अगर हम देखें क्लोरीन की है, उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में उसे कम एनर्जी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर हम इनकी रिएक्टिविटी देखें तो यहाँ से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। देन फास्फोरस कम रिएक्टिव, सल्फर उससे ज़्यादा, क्लोरीन उससे भी ज़्यादा। दैट मीन्स यहाँ से इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। सो फर्स्ट इट डिक्रीजेस, देन इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट हम लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं पीरियड्स में, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा? ऑक्साइड्स वाटर के साथ किस तरीके का सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे उसको बताते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये दोनों बेस बनाते हैं, NaOH, MgOH को ट्वाइस। सो इसका जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा। मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड बेसिक होगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इसका जो बेस होगा वो हाईली बेसिक होगा, राइट। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इनके लिए हमने लिखा है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मींस जो बेस की तरह भी काम करते हैं और एसिड की तरह भी काम करते हैं, दोनों की तरह रिएक्शन शो करते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देन फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन तीनों में क्लोरीन की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, हम जानते हैं। उसका क्लोरीन से HCl बनता है, HCl वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो इसका जो ऑक्साइड होगा, क्लोरीन का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा? हाईली एसिडिक होगा, राइट, हाईली बेसिक, एम्फोटेरिक, हाईली एसिडिक। सो इफ वी टॉक हियर इनके बेसिक नेचर के बारे में, सो आई एम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेसिक नेचर डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। बेसिक नेचर डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर increases. So students, now we will learn characteristics of groups. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स बने, उनमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके से वेरी करती हैं, कैसे चेंज होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या किस तरीके से एक ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम ये देखते हैं कि चाहे वो फर्स्ट ग्रुप हो, सेकंड ग्रुप हो या फिर 17th 18th कोई भी ग्रुप हो, व्हेन वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, सिर्फ क्या चेंज होता है? नंबर ऑफ शेल्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एटॉमिक नंबर उसका 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें क्या क्लियर होता है कि 3 है तो 2,1, 11 है 2,8,1, 19 है तो 2,8,8,1। यहाँ पे अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें
लास्ट ऑर्बिट में उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 ही हैं। तीनों एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1, दैट इज देयर ग्रुप नंबर आल्सो फर्स्ट ग्रुप। सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ शेल्स, यहाँ पे 2 शेल्स, 3, यहाँ पे 4। जैसे हम नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। हम सेकेंड ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इनका एटॉमिक नंबर 4, 12, 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें 2, 2, 2, 8, 2, 2, 8, 8, 2। तो अगर हम लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग देखें तो वो सेम है, दैट मींस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन वन ग्रुप इज सेम। फिर हम बात करते हैं 17th ग्रुप की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 7, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2, 7, 2, 8, 7, 2, 8, 18, 7, 2, 8, 18, 18, 7। लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7, 7, 7। So down the group number of electrons remains the same। अब हम आगे देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। ओके, एक ग्रुप में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इसीलिए वैलेंसी भी सेम होती है। हम अगर ग्रुप 1 में वैलेंसी देखेंगे तो 1 है, ग्रुप 2 की वैलेंसी देखेंगे तो 2 है, ग्रुप 13 की वैलेंसी देखेंगे तो 3 है, ग्रुप 14 की वैलेंसी देखेंगे तो 4 है। मींस ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ये 2, ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स की वैलेंसी देखेंगे तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसीलिए उनकी वैलेंसी -3, -2, -1, 0। 0 ग्रुप जो नोबल गैसेस का ग्रुप है वहां पे वैलेंसी हो जाती है 0। अब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़े, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जरिए हम उनका ग्रुप नंबर भी पता कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सेकंड ग्रुप है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2। फॉर एग्जांपल 17 ग्रुप है तो वहां पे 13 ग्रुप से लेकर 13, 14, 15 जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें +10 अगर हम कर देंगे तो हमको ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। 7th ग्रुप है +10, 17th ग्रुप। ओके, 8 अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है, नोबल गैसेस में लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं तो 8 + 10, 18। इस तरीके से हम ग्रुप नंबर भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, जैसे अभी हमने देखा शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, पहले 2, फिर 3, फिर 4, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि उनका साइज भी बढ़ता जाएगा। हमने यहाँ पे एटॉमिक साइज पिकोमीटर में बताने की कोशिश की है। सिलिशियम 152, सोडियम 186, पोटेशियम 231, रुबिडियम 244, सीजियम 262, फ्रांशियम 270। अगर हम उसको इमेजिन करें इस तरीके से तो उनका एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है। ये फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा हैलोजन ग्रुप अगर हम देखें वहां पे भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप कीप ऑन इंक्रीजिंग। ऊपर हमको सबसे स्मॉलेस्ट एटम मिलेगा, नीचे हमको बिगेस्ट एटम मिलेगा। नाउ वी विल स्टडी मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप किस तरीके से उसमें चेंज आता है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम ये एलिमेंट्स आते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। ओके, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं। क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं लिथियम में वो न्यूक्लियस के काफी नजदीक हैं, फ्रांशियम में न्यूक्लियस से काफी दूर है। इस वजह से उन लास्ट इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन
धीरे धीरे कम होता जाता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। हम क्यों लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि रिएक्शन शो करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है, वही इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सचेंज होते हैं तभी रिएक्शन होती है। इसीलिए लिथियम में न्यूक्लियस के काफी नजदीक होंगे तो वो इजीली रिमूव नहीं हो पाएंगे। फ्रेंशियम में हम बात करें, जैसे हम नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, 2 3 4 5 6 7, फ्रेंशियम में 7 शेल्स होते हैं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। इसीलिए फ्रेंशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, lithium is least reactive compared in a group. So while going down the group their tendency to lose electron increases, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, कि उनकी टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि लिथियम लीस्ट रिएक्टिव, फ्रेंशियम मोस्ट रिएक्टिव, राइट। अब हम बात करें जब हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस में अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो जहां पे शेल्स कम होंगे वहां पे न्यूक्लियस का पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा होगा। इस वजह से हम अगर फ्लोरीन और आयोडीन को कंपेयर करें, सो फ्लोरीन में उसका एटम छोटा है, न्यूक्लियस के पास बाहर से 2 शेल्स हैं, तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। आयोडीन की बात अगर हम करें, उसके पास ज्यादा शेल्स है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इजीली गेन कर सकता है कंपेयर टू आयोडीन। आयोडीन इतनी इजीली गेन नहीं कर सकता, इसी वजह से फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू आयोडीन। सो व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप हियर देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, तो ये हमको मोस्ट रिएक्टिव मेटल मिलेगा, मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, और आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव। ओके, सो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली गेन नहीं करेगा। इस कैरेक्टर को, दैट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे जाएं तो डाउन द ग्रुप टू गेन इलेक्ट्रॉन इट इज डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे केमिकल रिएक्टिविटी अगर हम समझें तो हमको ये समझ में आती है कि मेटल्स में लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, एंड फ्रेंशियम इज मोस्ट रिएक्टिव। Lithium is least reactive, francium is most reactive. So down the group chemical reactivity increases. In non-metals, fluorine is most reactive compared to iodine. Down the group in halogens the reactivity decreases. ये most reactive है and iodine least reactive है। तो जब हम नॉन मेटल्स में जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, मेटल्स में है तो डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। एंड ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स हमारे बढ़ते जाते हैं, उसी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की प्रॉपर्टीज में फर्क आता है, और वही फर्क से उनकी रिएक्टिविटी शो होती है। एंड thus we get that in metals down the group chemical reactivity increases and in non-metals chemical reactivity decreases. Next characteristic, nature of oxides. एक ही ग्रुप में अगर हम बात करते हैं while going down in the same group, elements के oxides का nature में कोई change नहीं आता है, there is no change, क्योंकि similar type of chemical properties show करने वाले, similar type of oxides बनाने वाले elements को ही हमने एक ही ग्रुप में रखा था। ओके, सो देयर इज नो चेंज इन नेचर ऑफ ऑक्साइड।